गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बातें चल रही थी अपनी डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक ठीक है बेटा, अपन थोड़ी थोड़ी बातें कर लिए थे। ठीक है, कितनी बातें कर लिए थे? थोड़ी बातें कर लिए थे डी ब्लॉक में और कुछ रह गई थी। अपनी बातें चल रही थी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हिंदी में क्या बोलेंगे? चुंबकीय। क्या बोलेगा? चुंबकीय गुण। ठीक, किसकी बात कर रहे हैं अपन? डी ब्लॉक की। किसकी बात कर रहे हैं? डी ब्लॉक। ध्यान दे, डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होता है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया था। ठीक है, और लास्ट में क्या लिखता है? n-1 कोष्टक डी और ns। ठीक है, 1 to 10 और इसमें क्या लिखा था तू? 1 to 2। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं तेरे को एक बात बोल देता हूं, ध्यान दे। जो एप ब्लॉक एलिमेंट्स है उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तू यहीं देख ले एक बार के लिए। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है यहाँ पे। ठीक है, n-2 कोष्टक एप 1 to 14 डॉट n-1 कोष्टक डी 0 to 1 और ns2। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एप ब्लॉक एलिमेंट्स का। ठीक है, ध्यान दे, मोटी बात जो बात काम की है वो बात ये है, जो डी ब्लॉक है इनको क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो एप ब्लॉक होता है ना, इनको बोलते हैं अंतः संक्रमण तत्व। ठीक है, दोनों का रीजन सुन ले एक बार के लिए। ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए बोलते हैं, बता ही दिया था। डी कक्षा क्या होता है? हम परमाणुीय या फिर आयनिक अवस्था में क्या होता है? अर्धपूरित होना चाहिए। इनको अंतर संक्रमण तत्व क्यों बोलते हैं? संक्रमण तत्व इसलिए बोला क्योंकि जो एप ब्लॉक एलिमेंट्स है वो क्या होना चाहिए? या तो आधा होना चाहिए या खाली होना चाहिए। कौन कौन सी स्टेट में? परमाणुीय और आयनिक स्टेट में। ये तो संक्रमण तत्व। अंतः क्यों बोला? ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अंतः, अंतः मतलब अंदर। अंदर ये रहा, क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन वो किस में जाता है? n-2 कोष्टक 1 to 14 में, एफ में। ठीक है, एफ कक्षक में जाता है, जो कि अंदर की तरफ होता है, इनसाइड होता है। ठीक है, इसलिए इनको अंतः संक्रमण तत्व बोलते हैं। ध्यान देना, एक मोटी बात और समझाता हूं। ये जो डी कक्षक होता है ना, ये बिल्कुल बाहर होता है। कहां होता है? बाहर होता है। बाहर कैसे गुरुजी? अंदर बाहर नहीं समझ में आ रहा। देख बेटा, मैं ये बोल रहा हूं, ये तेरा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर पहला ये सेल, दूसरा ये सेल। ठीक है, इसी तरह से तेरा ये तीसरा सेल। ठीक है, आई बात समझे? इसके अंदर और सेल कर देता हूं ताकि तेरे को समझ में आ जाए। ठीक है, इसी प्रकार इसके अंदर भी मैंने क्या कर दिया? सेल। ध्यान से काउंट कर लाइनों को। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, आई बात समझ में? अगर सोचे एक बार के लिए, क्या सोचे एक बार के लिए, ये क्या होता है? 3D एलिमेंट्स होता है, 3D और 4s। ठीक है, बता 3D कहाँ? ये बिल्कुल बाहर 3D। यहाँ पे क्या होता है बेटा? ध्यान से सुनना, 3D 4D 5D तक जाता है। ये होता है 5D और ये होता है तेरा 4f। ठीक है, और ये क्या होता है? तेरा 6s। ठीक है, तो जो 4f है ना, ये 4 सब सेल में है। उसके बाद में डी कक्षा कहाँ? बाहर। फिर s कहाँ? और भी बाहर। ठीक है, 6s यहां पर है। ठीक है, तो जो तेरा 4f है ना, वो यहीं रह गया, अंदर की तरफ है। इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए था इस सब सेल में, बाहर वाले सब सेल में, लेकिन इलेक्ट्रॉन भर कहां रहा है गुरुजी? अंदर भर रहा जाकर। ये तो पहले से ही फुल हो गए। ठीक है, ये तो फुल हो गया, लेकिन ये फुल नहीं हो रहा, इससे पहले भी इसमें भर रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डी में क्या होता है? 3D में क्या होता है? 4s में क्या होता है? जैसे ये न्यूक्लियस हुआ, ये 1 2 3। ठीक है, ये तेरा 3D हो गया, इसके बाहर जस्ट 4 है। ठीक है, तो s को काउंट ना करके d है, d बाहर ही रह जाता तेरा। d कहाँ रह जाता? बाहर। इसलिए इनको संक्रमण तत्व, इनको अंतः संक्रमण तत्व बोलते हैं। गुरुजी फर्क पड़ता है इनका? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। कैसे? जो संक्रमण तत्व होता है और अंतः संक्रमण तत्व है ना, इन दोनों का जब चुंबकीय आघूर्ण निकालता है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालता है म्यू, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? जिसका फॉर्मूला होता है गुरुजी म्यू एस प्लस म्यू एल। क्या होता है? म्यू एस प्लस म्यू एल। म्यू चुंबकीय आघूर्ण, स्पिन की वजह से चुंबकीय आघूर्ण बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कक्षीय गति की वजह से चुंबकीय आघूर्ण बोलते हैं। दोनों की यूनिट क्या होती है? बोर मैग्नेटोन। बता दिया था बोर मैग्नेटोन क्यों?
क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्वयं क्या होता है, एक छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करता है, इसलिए इसकी यूनिट क्या है, बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है बेटा जी, आगे देखिए एक बार के लिए, जो डी ब्लॉक है ना, डी ब्लॉक, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, ठीक है, क्या होता है, जो म्यू एल होता है ना, इसका मान क्या होता है, 0। मतलब ये कहता है कि कक्षक गति करता है, उसकी वजह से चुंबकीय आघूर्ण। म्यू एस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गति करता है, इलेक्ट्रॉन गति करना मतलब इलेक्ट्रॉन की स्पिन, तो स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंटम आता है वो म्यू एस होता है। ऑर्बिटल की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंटम आता है उसको म्यू एल दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, म्यू एल। लेकिन ध्यान देने की बात है कि जो संक्रमण तत्व होता है ना, उसमें क्या होता है, n-1 कोष्टक डी जो ऑर्बिटल है, ठीक है, जो कोष है n-1 कोष्टक डी, जो सेल है, ये क्या होता है सर, ठीक है, n-1 कोष्टक डी कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो कहाँ होते हैं, वो सतह पे होते हैं, सरफेस पे होते हैं। कहाँ होते हैं, बिल्कुल सरफेस पे होता है। अतः बाहरी वातावरण से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, केवल बाहर होते हैं, तो इसको अंदर से कोई मतलब नहीं होता। इस कारण इन इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति बहुत सीमित हो जाती है। बहुत सीमित मतलब गुरुजी जो म्यू एल होती है ना, ऑर्बिटल का मोशन, वो लगभग 0 ही हो जाता है। अतः ऐसी स्थिति में जो म्यू होता है ना, वो किसके बराबर हो जाता है, केवल म्यू एस के बराबर हो जाता है। मतलब क्या बोल सकते हैं, जो चुंबकीय आघूर्ण है वो किसके बराबर होता है, केवल स्पिन ऑर्बिटल एंगुलर, तो स्पिन मोमेंटम के बराबर होता है। आई बात समझ में, अरे आई बात समझ में। अतः उपसंयोजक यौगिकों के लिए जो चुंबकीय आघूर्ण का मान लिखेगा, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए जो चुंबकीय आघूर्ण का मान लिखेगा, वो क्या आ जाएगा, √n कोष्टक n+2, √n कोष्टक n+2। यूनिट क्या लगाएगा बेटा, बोर मैग्नेट्रॉन। जहां पे n क्या होता है, n होता है गुरुजी मेरा अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बेटा, अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये बात मैंने आप लोगों को बता दी थी, ठीक है, ये चीज मैंने आप लोगों को बता दी थी। इससे तू क्या निकाल सकता है, चुंबकीय आघूर्ण का मान निकाल सकता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन है। एक बच्चे पूछ रहे हैं कि गुरुजी उप सहसंयोजक यौगिक क्या होता है, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन बंध क्या होता है। ध्यान देना बेटा, ये मेटल होती है, मेटल और लिगेंड। जब लिगेंड अपने दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ मेटल को डोनेट करता है तो बनने वाला बंध क्या कहलाता है, उप सहसंयोजक बंध कहलाता है। ठीक है, और जो कंपाउंड्स उप सहसंयोजक बंधों से बना होता है उसी को क्या बोलते हैं अपन, उप सहसंयोजक यौगिक या फिर संकुल यौगिक, उसी को अपन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, जिसमें एक तो क्या होता है मेटल होती है, दूसरा एल क्या होता है, लिगेंड होता है, नीचे क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड। इस टाइप से कोष्टक में लिख देते हैं, इसी को क्या बोलते हैं अपन, संकुल बोलते हैं। ये बेटा जी आप डरने की बात नहीं है, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। जब मैं पी ब्लॉक के बाद में आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा, उस टाइम पे ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, लिगेंड क्या होता है, मेटल क्या होती है, और उपसहसंयोजक यौगिक क्या होता है। ठीक है, तो इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको आसानी से मैं सिंपल सी शब्दों में आसानी से मैं आपको ये चीजें क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो अभी प्लीज टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहीं पे अपन ये फॉर्मूला अप्लाई करना सीखेंगे, म्यू इक्वल्स टू √n कोष्टक n+2, मतलब जो इसका चुंबकीय आघूर्ण होता है वो कैसे निकालते हैं अपन। ठीक है, तो प्लीज टेंशन ना ले, अभी आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है कि कैसे ये चीजें आती हैं। ठीक है, संकुल को एक बड़े कोष्टक में दिखाते हैं अपन, इसमें दिखाएंगे बड़े कोष्टक में। ठीक है, आगे चलते हैं और बातें करते हैं थोड़ा। ठीक है, अब पदार्थों के जो चुंबकीय आघूर्ण होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं, हालांकि होते तो 4-5 प्रकार के हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो ही देख लेना। ठीक है, कौन कौन से आपके सिलेबस में, पहले तो मैंने आप लोगों को बता दिया चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालते हैं, म्यू वाला फॉर्मूला। ठीक है, √n कोष्टक n+2 फॉर्मूला रट ही लेना बेटा, बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में काम में आएगा। कहाँ काम में आएगा, अपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ना जरूरी था, इसलिए मैंने आप लोगों को डी ब्लॉक स्टार्ट करवाया। ठीक है, अब जो चुंबकीय आघूर्ण होता है ना, ठीक है, जो चुंबकीय गुण होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। तुम्हारे सिलेबस में 3 प्रकार के चुंबकीय गुण है। ठीक है, जो चुंबकीय गुण दे रखे हैं आपके सिलेबस में वो 3 प्रकार के दे रखे हैं। पहला जो दे रखा है बेटा, वो दे रखा है तेरा प्रतिचुंबकीय। कौन सा दे रखा है, प्रतिचुंबकीय। ठीक है, दूसरा जो प्रकार का दे रखा है वो तेरे को दे रखा अनुचुंबकीय। ठीक है, और जो तीसरा प्रकार दे रखा है तेरे चुंबकीय आघूर्ण का, वो दे रखा बेटा तेरा लोह चुंबकीय। कौन सा दे रखा है, लोह चुंबकीय। हालांकि ये चीजें मेरे को कोऑर्डिनेशन में पढ़ानी चाहिए, लेकिन आपके सिलेबस में है और आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स में है, पता नहीं वहां होगा या नहीं होगा, इसलिए आपको यहीं पे क्लियर करनी है। ठीक है, पहली चीज जो देखते हैं ना, इंपॉर्टेंट चीज है, पहला जो तेरा है प्रतिचुंबकीय। कौन सा तेरा, प्रतिचुंबकीय।
ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं वो देख ले। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा डायामैग्नेटिक। ठीक है, डायामैग्नेटिक। इंपोर्टेंट थिंकिंग याद कर ले इसके लिए। डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है वो बात की बात है। पहले ये समझ कि डायामैग्नेटिक एक कैरेक्टर को मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा किसी कंपाउंड्स में कि ये डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, दोनों एक साथ लेके चलता हूं बेटा। एक तो तेरा प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक और दूसरा तेरा अनुचुंबकीय। दूसरा कौन सा है? अनुचुंबकीय। क्या बोलता है इसको तू? ये डायमैग्नेटिक तो ये पैरामैग्नेटिक। ठीक है, डायमैग्नेटिक ये पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में क्या डिफरेंस होता है वो देख पहले। ठीक है, प्रतिचुंबकीय वो होंगे जिसमें n इज नॉट इक्वल्स टू n इक्वल्स टू क्या हो? 0। n क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या है रे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन? अनपेड इलेक्ट्रॉन। डायमैग्नेटिक वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो? अनुपस्थित हो। अनपेड इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित हो। पहली प्रॉपर्टी ये n इक्वल्स टू 0 मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या हो? 0 हो। तो अनपेड मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या हो? अनुपस्थित हो। क्या हो रहा बेटा? अनुपस्थित हो। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होंगे तो वो होगा क्या? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या? सारे इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे? युग्मित होंगे। क्या होंगे बेटा? सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे मतलब पैड होंगे। ठीक है, दूसरा प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय में बेटा जो n इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। ठीक है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या नहीं होना चाहिए? हो भी सकते हैं, ध्यान दीजिए, युग्मित हो भी सकते हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? अयुग्मित होने चाहिए। ये मोटी बात है, दोनों का बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेगा वो मेरे को तेरे को बता दूंगा कि कैसे फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, और प्रतिचुंबकीय में चुंबक का व्यवहार कैसे होता है वो देख ले। ठीक है, इधर मैं एक पोल रखता हूँ। कौन सा पोल है? इधर मेरा नॉर्थ पोल। इधर मैं मैग्नेट का कौन सा पोल लेके आता हूँ? साउथ पोल। ठीक है, दोनों के बीच में मैंने एक पदार्थ रख दिया। कौन सा पदार्थ रख दिया बेटा? मैंने प्रतिचुंबकीय पदार्थ रख दिया। ठीक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ रखा तो देख, जो इधर से नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर या साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर जो मैग्नेट आ रही थी, मैग्नेटिक रे आ रही थी, वो क्या हो जाती है गुरुजी? घूम जाती है। घूम जाती है मतलब ये क्या करेगा? ये मैग्नेट रे सीधी आ रही थी लेकिन इस पदार्थ से टकराव कर या फिर इस पदार्थ के रिपल्सन की वजह से ऊपर से निकल जाती है। ठीक है, इस तरह से ये रिपेल करता है ये पदार्थ, मतलब प्रतिचुंबकित करता है, दूर भगाता है। ठीक है, इस तरह से ये इसको क्या करता है? रिपेल करता है ये पदार्थ। बेटी चीज समझ में? मतलब ये क्या करता है गुरुजी? प्रतिचुंबकित करता है। इसी तरह इधर बात करूं, ठीक है, अगर इधर मैं नॉर्थ पोल ले लूं और इधर मैं साउथ पोल ले लूं तो ये क्या करेगा मैग्नेट के साथ? अगर मैं बीच में कौन सा पदार्थ रख दूं, देख ले बेटा, ये डायमैग्नेटिक पदार्थ है। कौन सा? डायमैग्नेटिक। और ये कौन सा है तेरा? पैरामैग्नेटिक पदार्थ। तो होगा क्या? बड़ा इंटरेस्टिंग खेल होता है इसके साथ। ये सारी की सारी जो किरणें बाहर से भी जा रही होती है ना, उनको क्या करता है? ये अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है इस तरह से। ठीक है, ये क्या करता है? आकर्षित करता है किसको? मैग्नेटिक किरणों को, मैग्नेटिक रे को, चुंबकीय किरणों को। ठीक है, क्या करता है बेटा? ये आकर्षित करता है। कौन सा बेटा? अनुचुंबकीय। कौन सा बेटा? अनुचुंबकीय। इस तरह से। ठीक है, और जो प्रतिचुंबकीय होता है वो प्रतिकर्षित करता है और ये क्या करता है? आकर्षित करता है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। गुरुजी मेरे को कैसे पता चलेगा वो बता कि ये अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात करूँ तेरे पास है, जैसे मैंने एक कॉम्प्लेक्स ले लिया Fe, ठीक है, H2O का होल 6 है, ऊपर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है 2+। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये एक तेरा क्या है? संकुल है। क्या है? संकुल। थोड़ा बहुत मैंने इसके बारे में जानकारी आपको कक्षा 11 में भी दी थी, अगर याद हो तो। ठीक है, इस एग्जांपल्स की बात करते हैं, अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा तो चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। हालांकि ये चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा कहाँ पे? आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी देख ले। तो Fe की यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? +2 है। क्या है रे? +2। Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब मेरे को Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। ठीक है, Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 3d6 है और क्या होता है? 4s2। 3d6 है 4s2, पीछे वो लगाई लेना जो जिन्होंने आर्गन कुछ भी लगाना। ठीक है, ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन मेरे को तो चाहिए Fe3+।
क्या चाहिए, Fe3 प्लस। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, 2 तो यहाँ से निकल जाएंगे, एक ही यहाँ से निकल जाएगा, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d5 4s0 हो जाएगा। ठीक है, चलो डी कक्षक बना इस तरह से, तो क्या बनाएगा, डी कक्षक बनाएगा। ठीक है, डी कक्षक, और उसके बाद में ये तेरा 4s कक्षक। ठीक है, ये तेरा 3d है, ये तेरा 4s है। कितने इलेक्ट्रॉन, 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, और 5 ही ऑर्बिटल होते हैं, डी में 6 क्यों बना दिया तूने। ठीक है, तो बता अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, गुरुजी 5, क्योंकि एक भी पेड नहीं है, एक भी पेड नहीं है। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो क्या होगा, तेरा अनुचुंबकीय होता है। ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 है, अतः ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, 5, तो यौगिक क्या होगा मेरा, अनुचुंबकीय होगा। क्या होगा बेटा, अनुचुंबकीय होगा, मतलब पैरामैग्नेटिक होगा। क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। और मैग्नेटिक मोमेंटम पूछ लूँ तेरे से कितना होगा, तो म्यू इक्वल्स टू तू निकालेगा n कोष्टक n+2, n कोष्टक n+2 बोर मैग्नेटॉन। तो आंसर निकाल सकता है इसका, कैसे निकाल सकता है, सिंपल सा आंसर निकाल सकता है। गुरुजी मैं इसकी वैल्यू फाइंड रख दूं तो अंडररूट n की वैल्यू कितनी, 5, कोष्टक 5 + 2 कितना हो गया बेटा, 5 और 2 7, अंडररूट 35। ठीक है, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5.9 बोर मैग्नेटॉन। इस तरह से इसकी यूनिट निकालेंगे। दूसरा कॉम्प्लेक्स ले, एक एग्जांपल और करके दिखाता हूँ। ठीक है, मान ले गुरुजी मेरे पास हो क्या, निकिल Ni, ठीक है, NiCl का होल 4 और मैं ऊपर दे दूँ 2-, तो यहाँ पे पहले Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। मेरे को ये पता है क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो 4 माइनस अंदर होते हैं, 4 माइनस कहाँ है, अंदर। ऊपर जाएंगे तो किसमें बदल जाएंगे, प्लस का 4 में। ठीक है, और +4 - 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, प्लस का 2। इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। या फिर तू निकाल सकता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे, Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट x मान लूँ, मेरे को Ni की निकालनी है। क्लोरीन कितने हैं, 4, और क्लोरीन के ऊपर आवेश कितना होता है, -1 बराबर टोटल कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना है, -2। वैल्यू निकाल ले, x -4 प्लस बराबर -2, तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, +2। तो तेरी Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हुई, +2। क्या हुई रे, +2। अब Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो ये ले Ni2+। ठीक है, अब Ni2+ है, उससे पहले तेरे को Ni का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d8 और 4s2। ठीक है, 3d8 4s2। अब Na+2 है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 3d8 4s0, 3d8 4s0। अब D में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 8, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पाउली का नियम और हुन्स का नियम पता ही है, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन आएगा, 5 आ गया, उसके बाद में छठा, फिर 7वां, फिर 8। ठीक है, और डी क्या है, 4d, 4s क्या है खाली, और ये कौन सा है, 3d। ठीक है, काउंट करो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, अब ये तो पेड, ये भी पेड, ये भी पेड, अनपेड कितने, केवल 2। तो n की वैल्यू कितनी बेटा, 2, n की वैल्यू कितनी, 2। बता पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, गुरुजी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता तो यौगिक क्या होता मेरा, अनुचुंबकीय होता है, तो ये भी क्या होगा मेरा, अनुचुंबकीय होगा। क्या होगा बेटा, अनुचुंबकीय होगा। वही तू म्यू की वैल्यू निकाल सकता है, म्यू बराबर क्या हो जाएगा, अंडररूट n कोष्टक n+2, तो 2 कोष्टक 2 + 2 कितना हो गया, 4, 8 है, √8 की वैल्यू तू निकाल लेना क्या होता है। ठीक है, इसी तरह तेरे को निकालने हैं सारी वैल्यू। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और करके दिखाऊं तेरे को, या मान जाएगा इन्हीं से। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख ले छोटा सा, मैं तेरे को दे देता हूं, स्केडियम का कॉम्प्लेक्स, स्केडियम H2O का होल 6। ठीक है, और क्या यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, H2O क्या होता है तेरा, न्यूट्रल, इसकी क्या मान लिया, x 6, और न्यूट्रल के लिए 0, कॉम्प्लेक्स के ऊपर 4 3, तो x बराबर कितना आ गया, +3। तो स्केडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई बेटा, +3। क्या रहे, +3, पर +3 तो होती नहीं है ना स्केडियम की। ठीक है, कितनी हो सकती है, मैक्सिमम +2। ठीक है, लेकिन मान ले मैं तेरे को पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के लिए एग्जांपल डिसाइड करूँ ये, तो तू इसको पैरामैग्नेटिक बताएगा, डायमैग्नेटिक होती नहीं है, वो बात अलग है। कोई इस चीज को लेके बहस नहीं करेगा कि इसकी ये होती नहीं, आपने कैसे कॉम्प्लेक्स बना दिया। ठीक है, मैं केवल समझा रहा हूँ तेरे को। ठीक है, आगे दे, x बराबर +3, तो स्केडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेगा तो तू 3d1 और 4s2 लिखेगा। क्या लिखेगा, 3d1 4s2। ठीक है, इसी तरह ये स्केडियम के लिए फिर से +3 में जाएगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे, कितना हो जाएगा, 3d0 4s0। तो बता डी में कितने इलेक्ट्रॉन, गुरुजी डी में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, डी में तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4s में भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू क्या है, 0, अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ठीक है, अगर n की वैल्यू 0 है तो पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, गुरुजी ये क्या होगा मेरा, डायमैग्नेटिक, मतलब प्रतिचुंबकीय।
क्या होगा, प्रति चुंबकीय। और चुंबकीय आघूर्ण निकालू, म्यू इक्वल्स टू √n कोष्टक n+2। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी, 0, तो म्यू का मान भी क्या जाएगा, 0। क्या जाएगा, 0। ठीक है, इस तरह से अपन कोई सा भी एग्जाम्पल लेके ये निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल और दूं तेरे को, जैसे मैं पूछूं तेरे को, जैसे मैं तेरे को दे दूं ZnCl का होल 4 और ऊपर लिख दूं 2-, क्या लिख दिया, 2-। मैं पूछूं बेटा ये अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा और इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, तो तू कैसे निकालेगा, Zn की ऑक्सीडेशन स्टेट x, ठीक है, 4Cl है, 1Cl के ऊपर -1 होता है, बराबर -2। अब तेरे ये समझ में नहीं आ रहा, तू कभी तो इसको 0 बोल देता है, कभी -1 बोलता है, मेरे को कैसे पता चलेगा, पता चल जाएगा जब तू कोऑर्डिनेशन पढ़ेगा। ठीक है, तो x - 4 बराबर कितना होगा, -2। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, +2। तो Zn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +2। ठीक है, Zn किस में है, +2 में। और Zn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d10 4s2। ठीक है, और Zn2+ का ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, 3d10 4s0। आओ अनपेड इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए और 4s में 0। ठीक है, 4s और ये क्या है तेरा 3d। ठीक है, बता अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, गुरुजी 0, कोई है ही नहीं अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बता पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, गुरुजी डायमैग्नेटिक। म्यू का मान कितना आ जाएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, तो म्यू भी क्या हो जाएगा, 0। इस तरह से तू ये पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, तू समझ ले, कोशिश करना बुक में जितने भी एग्जाम्पल्स है उसको सोल्व करने की, कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा कौन सा डायमैग्नेटिक होगा। उसके बाद में तेरा तीसरा जो चुंबकीय तो बनता है वो कौन सा बचता है, तेरा लोह चुंबकत्व। कौन सा है बेटा, लोह चुंबकत्व। ठीक है, सभी बच्चों को एक बात मैं बोल दूं, ये चैप्टर बुक से पढ़ना ज्यादा प्रीफर रहेगा, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। मैं इसी के लिए आपको प्रीफर करता हूं कि आप केवल बुक पढ़े इसके लिए। ठीक है, बुक में बहुत अच्छे से लिखा हुआ, हालांकि नोट्स में आज को प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है, तो मैं नहीं चाहता तू इतने शॉर्ट पढ़े। ठीक है, तो तेरे को कहां से पढ़ना है, सिर्फ बुक से पढ़ना है। कहां से पढ़ेगा बेटा, बुक से। ठीक है, तो देख ले लोह चुंबक तो क्या होता है। ठीक है, लोह चुंबक तो बेटा उनको बोलते हैं, ठीक है, जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो परमानेंट चुंबक बन जाए। जैसे तू लोहे को देखा होगा, जब तक तू चुंबकीय क्षेत्र में रखता है उसको, मतलब मैग्नेट के साथ रखता है, चुंबक के साथ, तो उसमें भी क्या आ जाते हैं, परमानेंटली चुंबकीय गुण आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, परमानेंटली चुंबकीय गुण आ जाते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, लोह चुंबकत्व। ठीक है, ये एक उच्च कोटि का क्या होता है, तेरा अनुचुंबकत्व माना जाता है। मतलब ये एक उच्च कोटि का क्या होता है, हाई ऑर्डर का क्या होता है तेरा, ये पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, जो होता क्या है, एग्जाम्पल कौन कौन से, फेरस कोपाल निकिल, क्वेश्चन बस यही आता है इससे कि कौन सा ये, एक तेरा Fe2 Fe3O4, ठीक है, और एक है Mn का मिक्सचर। ठीक है, ये एग्जाम्पल किसके हैं, लोह चुंबकत्व के होते हैं। किसके होते हैं, लोह चुंबकत्व के होते हैं। इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखेगा ना, तो सारी की सारी चुंबकीय रेखाएं क्या होगी, एक ही दिशा में क्या हो जाएगी, व्यवस्थित हो जाएगी। एक ही दिशा में क्या हो जाती है, व्यवस्थित हो जाती है चुंबकीय रेखाएं, इस तरह से व्यवस्थित हो जाती है, सारी की सारी चुंबकीय रेखाएं एक ही दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं। और इससे चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद में भी ये परमानेंट चुंबक बन जाते हैं या चुंबक की भांति काम करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, लोह चुंबकत्व बोलते हैं। अब इसका चुंबकत्व नष्ट करना हो तो क्या करना होगा, या तो ताप बढ़ा दी, टेम्परेचर बढ़ाने पर, या फिर चोट मारने पर। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर या चोट मारने पर इसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। फिर बोल रहा हूं, बुक पढ़ेगा ज्यादा मजा आएगा, बुक पढ़ेगा ज्यादा मजा आएगा। इस चैप्टर के लिए बता रहा हूं, किस चैप्टर के लिए, केवल ये जो अपना चुंबकीय आघूर्ण वाला चैप्टर है उसके लिए। ठीक है, अब एक चीज और देख ले साथ साथ में, लास्ट प्रॉपर्टीज है तेरी इसकी, जो भी कोई सी भी प्रॉपर्टीज हो, रंगीन। कौन सी, रंगीन। ठीक है, किसी भी कंपाउंड्स का रंग होना किसके ऊपर डिपेंड करता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति पर। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है तो यौगिक क्या होगा, रंगहीन होगा। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 नहीं है तो यौगिक क्या होगा तेरा, रंगीन होगा। क्या होगा बेटा, रंगीन होगा। इसके अलावा रंगीन प्रवृत्ति किसी भी कंपाउंड की डिपेंड करती है डी ट्रांजिशन पर। किस पर डिपेंड करती है, डी ट्रांजिशन पर। डी ट्रांजिशन क्या होता है, पढ़ेंगे अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। ठीक है, यहां तक करना है, कल स्टार्ट करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, थैंक्स फॉर कोऑपरेशन।